नमस्कार दोस्तों, टीएनसी बुलेट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, अर्ली मॉर्निंग हम आपके लिए एक नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आते हैं और आज हमारे पास में जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वो है पोजीशनिंग। इजी भी है और इजी चीज़ को याद करना जो है वो मस्ट होता है, क्योंकि दोस्तों जो क्वेश्चन हमें नहीं आता है या जो टॉपिक हार्ड है या जिसको हमने नहीं पढ़ा है, अगर उसमें से कोई क्वेश्चन गलत हो जाए तो हमें जो है वो कोई दुख नहीं होता या दुख कम होता है। लेकिन जो टॉपिक इजी है और हमारा पढ़ा हुआ भी है, अगर उसमें से चीज़ें गलत हो जाती है ना तो उसका बड़ा दुख होता है। ठीक है, तो मैं ये चीज़ कहता हूं कि जो चीज़ इजी है उसमें स्कोर किया जा सकता है, तो उस टॉपिक को आप अच्छे से जो है वो कंप्लीट कर लीजिए। और टीएनसी बुलेट सीरीज इसीलिए बनाई गई थी आपके लिए, उसके दो पर्पस थे। एक तो हर एक दिन फिक्स टाइम, देखो किसी भी चीज के लिए सक्सेस पाने के लिए कंटिन्यूटी जरूरी है और वो कंटिन्यूटी हम टीएनसी बुलेट सीरीज के द्वारा जो है वो मेंटेन करते हैं। अर्ली मॉर्निंग 7 AM जो है वो आपके पास में एक टॉपिक आ जाता है और उस एक टॉपिक को आप नोट्स बना के पढ़िए। 365 टॉपिक कम नहीं होते और वो सारे टॉपिक मैं आपकी फरमाइश पे भी पूरे करता हूं। जो बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर ये पढ़ा दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट जो है वो क्लास में एज सुन एज पॉसिबल जो है वो ले आता हूं। दूसरी चीज, छोटी क्लास है। छोटी क्लास का मतलब ये कतई नहीं है कि हम कोई चीजें छोड़ रहे हैं, ठीक है, इसका इसी से मीनिंग मत लेना। छोटी क्लास को मैंने मेंटेन किया है, मैं उसमें से सारी चीजें, एक तो लिखना होता है तो मैं सारी चीज टाइपिंग करके लाता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे तरीके से वो सारी चीज जो है वो समझ में आ जाए, प्लस उसको कंसाइज करके लेके आते हैं। ठीक है भाई, सारी चीजों को लिखना तो पॉसिबल नहीं है, बड़ी चीज को छोटी चीज में करना जो है वो बड़ा मुश्किल होता है। छोटी को तो बड़ा कर सकते हो आप, एग्जाम में 2 लाइनें किसी की देख लो, साइड वाले की 2 लाइनें देख लिया आपने, पूरा जो है वो 1 पेज भर देना है, ठीक है, और भर भी देते हो। लेकिन छोटे को बड़ा तो कर सकते हो, लेकिन बड़े को छोटा करना जो है मुश्किल टास्क है, और वो भी एक छोटे फॉर्म में और पूरी चीजें जो है वो कंप्लीट करना। लेकिन वो चीज आप मेरे पे छोड़ दीजिए, वो मैं कर लूंगा। क्लियर है? तो वो सारी चीज कर लूंगा। आपका है कि आप नोट्स बनाइए, कंटिन्यूटी मेंटेन कीजिए और कमेंट के द्वारा आपको जो पढ़ना है, क्लास कैसी लगी उसके बारे में बताइए, ताकि मुझे एक पर्टिकुलर विजन है। क्योंकि 10,000 20,000 बच्चे जो देखते हैं, हर बच्चे को जो है वो डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, तो कमेंट के माध्यम से ही हम जुड़ पाते हैं। यही हमारे पास में कम्युनिकेशन का जो है वो जरिया होता है। तो दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं हमारे पास में पोजीशनिंग की। पोजीशनिंग से जो है वो क्वेश्चन किस तरीके से निकल के आते हैं? पोजीशनिंग से क्वेश्चन जो है वो 3 तरीके के निकल के आते हैं। अब 3 तरीके कैसे? पहला क्वेश्चन निकल के आता है इमेज बेस का। इसमें क्या होता है कि इमेज दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये कौन सी पोजीशन है, और ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में अगर आप उठा के देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए। इमेज दे दिया और पूछेंगे कि ये कौन सी पोजीशन है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन, कि इस डिजीज में जो है वो कौन सी पोजीशन दी जाती है। ठीक है, आपको कि एनजी ट्यूब फीडिंग में कौन सी पोजीशन दी जाती है, या हम पूछेंगे या पूछ सकते हैं कि भाई एनीमा देते हैं तो कौन सी पोजीशन दी जाती है, या डिलीवरी के टाइम पे कौन सी पोजीशन दी जाती है, या फिर जो है वो हम कह सकते हैं कि कोलोनोस्कोपी के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है। ठीक है, ट्रेकेस्टोमी के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है, रेस्पिरेटरी मेंटेन करने के लिए कौन सी पोजीशन दी जाती है। तो अकॉर्डिंग टू डिजीज कंडीशन भी आपसे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस डिजीज में जो है वो कौन सी पोजीशन दी जाती है। तीसरे टाइप का जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इस डिजीज के क्या तो एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। हर डिजीज के जो है वो एडवांटेज डिसएडवांटेज होते हैं। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि किसी क्लाइंट को जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आ रही है और आपने उसको उल्टा लेटा दिया, प्रोन पोजीशन, तो उसको ज्यादा दिक्कत आएगी। क्लियर है? अगर आपको सुपाइन पोजीशन में रख दिया है, ठीक है, तो उसमें बहुत सारी चीजों का, आप एनजी ट्यूब फीडिंग कर रहे हो, सुपाइन पोजीशन में रख रहे हो, तो उसमें एस्पिरेशन के चांसेस हो सकते हैं। कहां पे बेड सोर होंगे वो चांसेस हो सकते हैं, तो उसकी कॉम्प्लिकेशन भी जो है वो पूछी जाती है। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाते हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। और ये भी मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। टीचर इसीलिए तो बेनिफिशियल होता है कि आपको एक जस्ट पाथवे प्रोवाइड करता है कि क्या क्वेश्चन जो है वो इसमें से पूछा जा सकता है। तो क्लियर है? 1 बाय 1 करके जो हम 10-15 जो है वो पोजीशन लेंगे और उसके बारे में बताएंगे, ये पोजीशन किस में देते हैं, कैसे देते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे और फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे लेते हैं कि पोजीशनिंग जो है वो होती क्या है, किस लिए की जाती है और इसके क्या बेनिफिशियल है, और ये किस तरीके से हमें जो है वो कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करते हैं। तो पोजीशनिंग इन द हॉस्पिटल रेफर टू प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर्स ट्रीटमेंट while they are being carried for in the bed। यानी कि पोजीशनिंग जो है वो हॉस्पिटल्स में जो है वो दी जाती है। इसमें हम पेशेंट को राइट प्लेसमेंट करते हैं। कब करते हैं? ड्यूरिंग प्रोसीजर, जैसे एनजी फीडिंग करनी है, ट्रेकेस्टोमी करना है, तो उस दौरान जो भी हम प्रोसीजर कर रहे हैं, ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उस दौरान पेशेंट को जो है बेड के ऊपर एक परमानेंट या प्रॉपर जो है वो प्लेसमेंट किया जाता है,
पेशेंट को, जैसे हम लंबर पंचर करेंगे तो उसको सी शेप में करेंगे, लेफ्ट लेटरल में या राइट लेटरल में करेंगे और सी शेप में करेंगे। यानी कि कोई भी प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए या कोई भी ट्रीटमेंट के लिए या कोई भी केयर के दौरान हम पेशेंट को प्लेसमेंट करते हैं, उसको जिस तरीके से रखते हैं हॉस्पिटल सेटअप में बेड के ऊपर, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, पोजिशनिंग कहते हैं। क्लियर है? देन करेक्ट पोजीशन प्ले ए क्रूशियल रोल इन प्रोमोटिंग कंफर्ट, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, एनहांसिंग इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट। प्रॉपर जो पोजीशन होती है या जो करेक्ट पोजीशन होती है ना, वो तीन चीजें काम करवाती है। क्या क्या करवाती है? एक तो कंफर्ट करवाती है। किसी को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है तो अगर आपने उसको फाउलर्स पोजीशन दे दी तो उसको बड़ा कंफर्ट मिलेगा, बहुत अच्छी तरीके से सांस आएगा। ठीक है, तो एक तो क्या होता है कि कंफर्ट करवाता है। दूसरा प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन ना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने एनजी फीडिंग करनी है, आपने सेमी फाउलर पोजीशन ने देके सुपाइन लेटा दिया तो एस्पिरेशन के चांसेस हो जाएंगे, तो कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करता है, राइट। और अगर हमने बार बार पोजीशन चेंज की है तो बेड सोर से प्रिवेंट हो गया। एंड इफेक्टिवनेस ऑफ ट्रीटमेंट, ऑफ कोर्स अगर आप जो भी चीज करो तो अच्छे तरीके से उसका इफेक्टिवनेस आता है। अगर जैसे मान लीजिए आपने पोजीशन नहीं दी है या कोई भी पेशेंट सीधा ही लेटा हुआ है, कोई भी ट्रीटमेंट, सर्जरी कर दी है, सर्जरी के बाद में अगर आपने सही पोजीशन नहीं दी है या सही तरीके से कुछ नहीं किया तो ट्रीटमेंट भी जो है वो अफेक्ट होगा। तो प्रॉपर ट्रीटमेंट इफेक्टिवनेस के लिए, कंफर्ट के लिए और कॉम्प्लिकेशन से प्रिवेंट करने के लिए जो है वो चीज की जाती है। देन प्रॉपर पोजीशन कैन आल्सो प्रिवेंट रिड्यूस रिस्क फॉर कंडीशन लाइक प्रेशर अल्सर। यानी कि प्रॉपर अगर पोजीशन करेंगे तो उसमें रिस्क हो जाएगा किसका? प्रेशर अल्सर का। प्रेशर अल्सर बोल दो, बेड सोर बोल दो, ड्यूकेबेटिक अल्सर बोल दो, सारी एक ही चीज है। तो प्रेशर अल्सर जो है उससे प्रिवेंट किया जा सकता है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है उससे प्रिवेंट किया जाता है, एंड मस्कुलोस्केलेटल डिस्कंफर्ट है उससे जो है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये जो है वो इसलिए हमारे पास में पोजीशनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट होती है। आई थिंक सारी चीजें जो आपके जो है वो क्लियर आ गई। किस लिए करते हैं पोजीशनिंग? क्या थी? पेशेंट को या क्लाइंट को बेड के ऊपर एक प्रॉपर प्लेसमेंट में लेना, वो क्या कहलाता है? पोजीशनिंग कहलाती है। करेक्ट पोजीशन जो है वो कॉम्प्लिकेशन से भी प्रिवेंट करती है, प्रमोट जो है वो कंफर्ट भी करती है और ट्रीटमेंट को जो है वो इफेक्टिवनेस करती है। प्रॉपर पोजीशन जो है वो अदर कॉम्प्लिकेशन है, जैसे बेड सोर है, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन है या मस्कुलोस्केलेटल डिस्कंफर्ट है, उसको भी जो है वो प्रिवेंट करती है। क्लियर है? उसके बाद आता है इंपॉर्टेंस ऑफ करेक्ट पोजीशन इन हॉस्पिटल। क्या इंपॉर्टेंस है? तो इंपॉर्टेंस वही आएगी जो हमने ऑलरेडी पढ़ ली है। क्या है? पहला आता है प्रिवेंशन ऑफ प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर बोल दो या बेड सोर बोल दो या ड्यूकेबेटिक अल्सर बोल दो, ये सारी चीजें जो है वो एक ही है, ड्यूकेबेटिक अल्सर ये बोल दो। तो इससे क्या होगा? अगर आपने एक ही एक पोजीशन में लेटाए रखा, चाहे कोई सा पोजीशन हो, अगर सीधे लेटाए रखा तो इधर स्केपुला पे, लंबर रीजन पे जो हो बेड सोर हो जाएंगे। अगर आपने प्रोन पोजीशन में रख दिया तो ये यहाँ पे, देन उसके बाद हमारे पास में इलियक क्रेस्ट पे, देन नी पे, यहाँ पे बेड सोर हो जाएगा। मतलब जहां पे भी क्लाइंट सीधा फ्लैट सरफेस पे लेटा हुआ है, फ्लैट सरफेस और जो हमारे क्लाइंट की जो सरफेस जहां पे टच हो रही है, लगातार एक ही जगह प्रेशर पड़ रहा है, वहां पे जो हो बेड सोर हो जाएगा। अगर लेटरल पोजीशन में हो जाएगा तो ये हमारे पास में एल्बो पे, ईयर लोब पे, इस यहाँ पे जो है वो जो हमारे शोल्डर पे, यहाँ पे जो है वो बेड सोर हो जाएंगे। तो प्रॉपर पोजीशन जो है वो बेड सोर से प्रिवेंट करती है। देन इंप्रूविंग ब्रीदिंग, यानी कि ब्रीदिंग को जो है वो इंप्रूव करती है। ऑफ कोर्स प्रॉपर पोजीशन देंगे तो ब्रीदिंग जो है वो इंप्रूव होगी। देन कंफर्ट एंड पेन रिलीफ, अगर प्रॉपर पोजीशन दिया है तो पेशेंट जो है वो कंफर्ट में रहेगा, मस्कुलोस्केलेटल इंजरी जो है वो कम हो जाएगी और पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर करेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में फैसिलिटेड मेडिकल प्रोसीजर। जो भी आप मेडिकल प्रोसीजर करो उसमें आपको फैसिलिटी मिलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का लंबर पंचर करना है तो लंबर पंचर आप सुपाइन पोजीशन में थोड़ी ना कर सकते हो, प्रोन पोजीशन में भी नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप लेटरल पोजीशन में दोगे और सी शेप में दोगे। क्लियर? ऐसे आपको थोरासिंथेसिस करना है तो आप स्टैंडिंग पोजीशन में दोगे। क्लियर है? ऐसे आपको एनजी ट्यूब फीडिंग इंसर्जन करना है तो आपको इसको सेमी फाउलर पोजीशन में देंगे। तो प्रॉपर जो प्रोसीजर्स है वो कब होता है दोस्तों? यानी कि प्रॉपर पोजीशन पे हो सकता है। नेक्स्ट प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन कैसे? डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। जो क्लाइंट लंबे समय तक हॉस्पिटल पे बेड रिडन है या लंबे समय तक बेड पे लेटा हुआ है, उसमें आपको पता है कि एक कॉम्प्लिकेशन सबसे ज्यादा होती है, वो होती है डीप वेन थ्रोम्बोसिस। उसके लिए हम क्या करते हैं? बार बार पोजीशन जो है वो चेंज करवाई जाती है या डीवीटी पंप जो है वो लगाया जाता है। खासतौर से जो न्यूरो सर्जरी के पेशेंट है या जो क्लाइंट कोमा में चले गए, उनमें ये जो है वो डीवीटी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। देन कॉमन पोजीशन यूज्ड इन हॉस्पिटल। अब हम वन बाय वन करके जो है वो पोजीशन आ जाते हैं, इमेज भी दिखाऊंगा और किस तरीके से जो है वो आगे लेते हैं। सबसे पहली चीज सुपाइन पोजीशन, आपको पता ही है, ठीक है, सीधा लेटा हुआ, सिंपल याद रखना। सुपाइन पोजीशन कौन सी है? ये जो पोजीशन आप देख रहे हो
यह है हमारे पास में सुपाइन पोजीशन। आई थिंक सबको याद भी होगी और भूल भी नहीं पाओगे, इसलिए मैं इमेज भी साथ साथ जो है वो आपकी शो कर रहा हूं। ये जो है वो हमारे पास में सुपाइन पोजीशन, इसमें क्या करता है, पेशेंट सीधा फ्लैट सरफेस पे जो है वो सीधा लेटा हुआ रहता है। ठीक है, ये होती है हमारे पास में सुपाइन पोजीशन। इसके क्या बेनिफिट है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट कंप्लीट स्लीपिंग एंड पोस्ट रिकवरी फेज में जो है वो लगाया जाता है। इसमें हमारे पास में अगर कोई भी सर्जरी हुई है, कोई भी प्रोसीजर हुआ है, जैसे हमारे पास में एब्डोमेन का, देन हार्ट का, वो सर्जरी हुई है, उसमें जो है वो हम कर सकते हैं। या जो क्लाइंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है उसमें भी ये पोजीशन रखी जाती है। क्लियर, तो वन बाय वन करके आते हैं। पहला आता है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या है, द पेशेंट लाई ऑन फ्लैट सरफेस ऑन देयर बैक विथ आर्म साइड एंड अक्रॉस द चेस्ट, यानी कि पेशेंट सीधा लेटा हुआ है फ्लैट सरफेस पे, बैक साइड से सीधा लेटा हुआ है, हाथ दोनों चेस्ट के जो है वो बगल में है और ये सीधा लेटा हुआ है। क्लियर। यूजेज की बात करें तो यूजेज मैंने आपको बता दिया, कॉमन फॉर रेस्टिंग, अगर क्लाइंट रेस्ट कर रहा है तब, स्लीपिंग, पोस्ट सर्जरी रिकवरी, पोस्ट सर्जरी हुआ है, एब्डोमिनल सर्जरी हो उसमें, एंड यूज सच प्रोसीजर सच एज एब्डोमिनल, चेस्ट एंड हार्ट सर्जरी होती है उसके दौरान, एंड रेस्पिरेटरी सपोर्ट इन पेशेंट हु इज मैकेनिकल वेंटिलेशन, यानी कि जो क्लाइंट मैकेनिकल वेंटिलेशन है या वेंटिलेटर पे उसमें ये दी जाती है जब तक कि उसको कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं हो। मान लो आईसीपी बढ़ा हुआ है तो हम नहीं देते हैं, ठीक है, लेकिन अगर जब तक कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है तो पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में ही जो है वो रखा जाता है। क्लियर है। कंसिडरेशन की अगर हम बात करें तो अगर लंबे समय तक अगर आप सुपाइन पोजीशन में रखोगे तो प्रेशर सोर हो जाएंगे। प्रेशर सोर कहां होंगे, बैक पोजीशन में होंगे, स्पेशली रेक्सेक्रम, लंबर और हिल रीजन पे हो जाएंगे। ठीक है। प्रोलॉन्ग्ड सुपाइन पोजीशन कैन कोज प्रेशर सोर ऑन द बैक, स्पेशली ऑन द सेक्रम एंड हिल, सेक्रम और हिल पे हो जाएंगे। सेकेंड पोजीशन आ जाते हैं हमारे पास में प्रोन पोजीशन। प्रोन पोजीशन जस्ट उल्टी, सुपाइन पोजीशन की जस्ट उल्टी, जैसे ये उल्टा लेटा हुआ, ठीक है, बेड पे उल्टे की साइड में लेटा हुआ, तो ऐसे लेटा हुआ था, अब हम उल्टा कहते हैं मोदा लेटा हुआ है, वो हो गया हमारे पास में प्रोन पोजीशन। तो इसका डिस्क्रिप्शन आ जाता है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन क्या है, द पेशेंट लाइज ऑन देयर स्टोमक विद द हेड टर्न वन साइड, आर्म मे बी प्लेस्ड इन साइड और अबाउट द हेड, यानी कि इसमें क्या होता है कि पेशेंट स्टोमक की साइड में लेटा हुआ है, स्टोमक की साइड में लेटा हुआ है और हेड को एक साइड में रखा हो, इस साइड में रख लो या फिर इस साइड में रख लो। ऑफ कोर्स ऐसे लेटा हुआ तो या तो सर इस साइड में या उस साइड में, और आर्म जो है या तो साइड में भी हो सकती है या दोनों हाथ को लगा के ऐसे लेटे हुए हैं, ठीक है, ऐसे लेटे ना उल्टा, वो हो गया हमारे पास में दोस्तों प्रोन पोजीशन। क्लियर है। ये किस में की जाती है, अच्छा जहां पे सबसे ज्यादा एग्जाम में आता है उसको भी मैं रेड लाइन से अंडरलाइन कर दूंगा। यूज इन सर्टेन सर्जरी, कुछ सर्जरी में किया जाता है, जैसे स्पाइनल की सर्जरी है, न्यूरो सर्जरी है, और खास तौर से जो पेशेंट यानी कि सर्टेन सर्जरी सच एज स्पाइनल, न्यूरो सर्जरी एंड पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ठीक है, इंप्रूव ऑक्सीजन। अच्छा, जो क्लाइंट ओटी से आता है और अगर उसमें हमें रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की साइन दिख रहे हैं तो उस कंडीशन में हम जो है वो प्रोन पोजीशन देंगे, और ये एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है। तो इसको अच्छी तरीके से याद रखना कि जो पेशेंट ओटी वगैरह से आता है या जो पेशेंट ARDS, एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, उसमें ये प्रोन पोजीशन दी जाती है और बच्चे इसको जो है वो गलत करके आ जाते हैं। अगर नॉर्मल हमें रेस्पिरेटरी मेंटेन करना है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, नॉर्मल हमें चीजें रेस्पिरेटरी फंक्शन इंप्रूव करना है तो हम जो है वो सेमी फाउलर पोजीशन देंगे, लेकिन अगर ARDS का है तो उसमें हम प्रोन पोजीशन देंगे। बच्चों का दिमाग ही नहीं जाता, सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो पूछा गया। नेक्स्ट आ जाता है हेल्प इन पोस्ट सर्जिकल रिकवरी, स्पेशली बैक एंड स्पाइनल सर्जरी, बैक और स्पाइनल सर्जरी है उसमें जो है वो रिकवरी के लिए दिया जाता है। देन कंसिडरेशन क्या है, नॉट सुटेबल फॉर पेशेंट फेशियल इंजरी, दोज आर रिक्वायर इंटूबेशन, यानी कि जो इंटूबेशन में है या फेशियल सर्जरी है, ये तो आपको पता है, चेस्ट की सर्जरी है या फेशियल सर्जरी है तो उसमें ये नहीं देंगे, ये हमें भी पता है, ये तो कॉमन चीज की बात है। प्रोलॉन्ग्ड प्रोन पोजीशन जो है वो अगर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिस्क ऑफ प्रेशर सोर कहां के, पर्टिकुलर ऑन फेस एंड चेस्ट, फेस पे हो जाएंगे ऐसे, यहाँ पे चिक वाले पे, इस पे, देन चेस्ट पे, और खास तौर से इलियक क्रेस्ट यहाँ पे जो है वो, यानी कि यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, और ये जो इलियक क्रेस्ट है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद में जो है हमारे पास में नी पे भी हो जाएंगे, ये यहाँ जो एरिया मैंने कवर कर रखा वहां पे जो है वो बेडसोर या प्रेशर सोर्स जो है वो हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में फाउलर्स पोजीशन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउलर्स पोजीशन में बहुत बार क्वेश्चन जो है वो आते हैं। इसमें कौन कौन सी होती है, इसमें बेसिकली फाउलर्स पोजीशन होती है, सेमी फाउलर होती है और एक लो फाउलर होती है। वन बाय वन करके जो हो तीनों को पढ़ेंगे। फाउलर पोजीशन में क्या है, इसमें क्या होता है कि पेशेंट सीधा सुपाइन पोजीशन में होता है, लेकिन जो कमर से ऊपर हेड वाला एरिया है उसको हम क्या करते हैं 45 to 60 डिग्री सेंटीग्रेड ऊपर कर देते हैं। ठीक है,
ये होता है हमारे पास में 45 से लेके 60 डिग्री जो है वो हम ऊपर कर देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, सेमी फाउलर पोजीशन। क्लियर है? फिर से सॉरी, फाउलर्स पोजीशन, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाउलर्स पोजीशन हो गया हमारे पास में 45 से लेके 60 डिग्री तक कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं फाउलर्स पोजीशन। ठीक, अब इसमें दो चीजें और आएगी, उसको भी मैं आपको जो है वो कंप्लीट करवा देता हूं। फाउलर पोजीशन समझ, द पेशेंट लाइज सीटेड विद द अपर बॉडी एलिवेटेड एट 45 टू 60 डिग्री एंगल। ये एंगल जरूर याद रखना, ये एंगल बहुत बार एग्जाम में जो है वो पूछा गया था, इस एंगल को भी जो है मैं आपको अभी कंप्लीट करके दिखा दूंगा। क्लियर है? अगर पेशेंट जो है वो सीधा लेटा हुआ है और उसका अपर बॉडी पार्ट है, कमर से जो ऊपर वाला पार्ट है, उसको जो है वो 45 टू 60 डिग्री जो है वो कर दिया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, फाउलर्स पोजीशन कह देते हैं। ये बेसिकली रेस्पिरेटरी और जितनी भी हमारे पास में चीजें आती है उसमें हम फाउलर्स पोजीशन देते हैं, चाहे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो, चाहे सीओपीडी हो, या लंग एक्सपेंशन के लिए हो, या एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना हो, ये सारी चीजों में हम क्या देते हैं दोस्तों, सेमी फाउलर्स पोजीशन देते हैं। कॉमन पेशेंट विथ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, ठीक है, यानी कि स्पेशली सीओपीडी, अस्थमा एंड प्रमोट लंग एक्सपेंशन, और ड्यूरिंग पेशेंट फीडिंग द पेशेंट रिस्क ऑफ एस्पिरेशन, इसको भी अंडरलाइन कर दो। ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रहता है, फीडिंग के टाइम पे या एनजीटी फीडिंग के टाइम पे जो है वो कौन सी पोजीशन दी जाती है। दूसरा, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स जो है, जिसमें हमें जो है वो लंग को एक्सपेंशन करना है, ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया। जो जो चीजें मैं अंडरलाइन बता रहा हूं वो 100% एग्जाम में पूछी गई और पूछी जाती रहेगी। क्लियर है? इसलिए मैं आपको यहां पे सारी चीजें जो है वो क्लियर करवा रहा हूं। ठीक, देन उसके बाद आता है आइडली पेशेंट फॉर रिकवरिंग फ्रॉम एब्डोमिनल सर्जरी, इट इज रिलीव फ्रॉम एब्डोमिनल एरिया, एब्डोमिनल एरिया का जो है प्रेशर रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में कंसिडरेशन, दिस इज मे बी अनकंफर्टेबल फॉर पेशेंट कवर एक्सटेंड पीरियड, स्पेशली दोज हिप एंड नी इश्यूज, जिनको हिप के और नी के इश्यूज हैं उनमें ये प्रॉब्लम, ये पोजीशन जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, अदरवाइज किसी में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास में दोस्तों फाउलर्स पोजीशन, या हम कहें सीधी सी शब्दों में बात कहें, ये हमारे पास में कौन सी पोजीशन दोस्तों, ये पोजीशन आ गया हमारे पास में फाउलर्स पोजीशन। अब देखो इसमें हमारे पास में अब ये सारी चीजें आ जाती है, ये ऐसे बेड है और ये हमारे पास में एंगल है, ठीक है, ये एंगल देख रहे हो, ये एंगल कितना है दोस्तों, 45 टू 60 डिग्री है, तो ये आ गया हमारे पास में फाउलर्स पोजीशन। अगर 60 डिग्री से ऊपर है, ध्यान से रखना, 60 डिग्री से ऊपर अगर एंगल आ जाएगा उसको हम बोलेंगे हाई फाउलर पोजीशन, हाई फाउलर पोजीशन, याद रख लेना, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हाई फाउलर पोजीशन। अगर 45 से नीचे है, यानी कि 45 से भी नीचे आ गया, 45 या 60 डिग्री से नीचे आ गया, ये जैसे ये अगर 45 से लेके 30 डिग्री तक है, मैं नीचे लिख देता हूं, सारी चीजें आ जाएगी। अगर मान लीजिए 60 डिग्री से ऊपर है, इसको हम बोलेंगे हाई फाउलर्स पोजीशन। क्लियर है? अगर 45 से लेके 60 डिग्री तक है, इसको हम बोलेंगे फाउलर्स, इसका ये आइडियल है फाउलर्स पोजीशन। और अगर मान के चलिए ये 30 टू 45 डिग्री एंगल पे है, इसको हम बोलेंगे सेमी फाउलर्स पोजीशन, ये लो सेमी फाउलर। और लास्ट आ जाता हमारे पास में अगर 10 टू 30 डिग्री पे है, इसको हम बोलेंगे दोस्तों लो फाउलर्स पोजीशन। याद रह जाएगा, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैंने यहां पे दो ही पोजीशन यहां पे लिखवाई है, फाउलर्स और सेमी फाउलर्स, लेकिन ये कंप्लीट याद रख लेना, इससे बाहर आपका एग्जाम में नहीं आएगा क्वेश्चन। पहले मैंने बताया आपको फाउलर्स पोजीशन कितनी थी दोस्तों, 45 टू 60 डिग्री, फिर से रिपीट कर रहा हूं, फाउलर्स पोजीशन थी 45 टू 60 डिग्री। इसमें मैंने आगे आपके दोनों चीजें भी ले ली है, कौन कौन सी, दैट इज हाई फाउलर कितना है, आप फाउलर्स पोजीशन को याद रखो, सीधी सी बात है, एक पोजीशन याद रखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड फाउलर्स पोजीशन, यानी कि याद रखने से, बाकी इंपॉर्टेंट तो सारी है, ठीक है। फाउलर्स पोजीशन होगी 45 टू 60 डिग्री एंगल, अगर 60 से ऊपर जाएगा हाई फाउलर, 60 से नीचे जाएगा सेमी फाउलर, ठीक है, और 30 से भी नीचे जाएगा वो आएगा लो फाउलर्स। क्लियर है? तो ये पोजीशन होगी, इसको भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लो। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों सेमी फाउलर्स पोजीशन। सेमी फाउलर्स ऑलरेडी मैंने बता दिया था कब, 30 टू 45 डिग्री एंगल पे जो है वो नीचे, वही अपर पार्ट जो है बॉडी का ऊपर रहता है, लोअर पार्ट जो है वो नीचे रहता है। यही रेस्पिरेटरी फेलियर, एब्डोमिनल सर्जरी, इनमें जो है वो बेसिकली ये पोजीशन दी जाती है। और ये बेसिकली जो है वो सबसे ज्यादा
इफेक्टिव होती है रेस्पिरेटरी फंक्शनल में, यानी कि द पेशेंट विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस और हार्ट फेलियर, उसमें जो है वो हमारे पास में ब्रीथ में जो है वो एफर्ट होता है। आइडल पोजीशन फॉर पोस्ट सर्जरी स्पेशली फॉर एब्डोमिनल चेस्ट एंड हेड सर्जरी हेल्प एलिवेटिव प्रेशर एंड डायफ्राम एंड फैसिलिटी द डाइजेशन, यानी कि ये जो है हमारे पास में डायफ्राम के जो है वो एक्सटेंड में जो है वो काफी ज्यादा हेल्प करती है। कंसिडरेशन की बात करें तो कंसिडरेशन हमारे पास में वही चीज आ जाएगी। इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसके सबसे ज्यादा जो है वो हमारे पास में जो है वो कॉम्प्लिकेशन आते हैं। इसमें हमारे पास में प्रेशर सोल कहां हो जाते हैं दोस्तों, कॉक्सिक्स एंड स्क्रेलर एरिया, क्योंकि हम ज्यादा जो है वो इस तरीके से होते हैं, तो ये हमारे पास में क्रोक्सिस एंड स्क्रेलर एरिया पे जो है वो, अगर आपको पोजीशन पता है ना तो आप प्रेशर सोल की जो है या डिक्यूबिटिक अल्सर की बात ही मत करो, क्योंकि वो आपको चीजें पता है। ये देखो 45 to 30। नेक्स्ट आ जाता है बाकी लो फाउलर्स और हाई फाउलर्स, मैंने बता दी थी। यही पोजीशन अगर 10 to 30 डिग्री पे रहेगा लो फाउलर्स और 60 डिग्री से ऊपर जाएगा हाई फाउलर्स। क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में लेटरल या साइड लाइन पोजिशन, नाम से पता है लेटरल हो गया साइड लाइन, इस करवट ले लो या उस करवट ले लो। ये देखो दोनों पोजीशन, ये इस करवट है, जो हाथ हमारे नीचे तो हो गया जिस साइड में हम लेटे हो राइट लेटरल, ऊपर वाले की नहीं कहते हैं। अगर लेफ्ट वाले को नीचे लगा के सो रहे हैं तो लेफ्ट लेटरल, राइट वाले को नीचे लगा के सो रहे हैं तो राइट लेटरल, मतलब जो चीज नीचे है, ठीक है ना, जिस पे हमारा वजन जा रहा है वो पोजीशन हो जाएगी। तो लेटरल पोजीशन दो तरीके की होती है, कौन सी, जिसको साइड लाइन पोजीशन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। द पेशेंट लाइज इन आइदर साइड विद द बॉडी सपोर्टेड बाय पिलो टू मेंटेन अलाइनमेंट, सपोर्टेड टू पिलो अलाइनमेंट, उसमें हम पीछे भी पिलो लगा देते हैं, आगे मिलाते हैं ताकि आराम से जो है उसको सही तरीके से रखें। ये किसमें की जाती है, ये पोजीशन दी जाती है बैक को ठीक करने के लिए। अगर आपने सीधा सुपाइन पोजीशन में रखा है या किसी को प्रोन पोजीशन में रखा हुआ है, तो प्रोन पोजीशन और सुपाइन पोजीशन में लंबे समय तक है तो उसके लिए अल्टरनेट आ जाती है, इस साइड में लेटा दो या उस साइड में लेटा दो, ताकि उसको डीवीटी से भी जो है वो इंप्रूव हो सके और बाकी चीजें भी जो है वो इंप्रूव हो सके। हैव टू रिड्यूस प्रेशर ऑन बैक विच इज यूजफुल पेशेंट विद प्रेशर अल्सर, जिसको प्रेशर अल्सर है बैक साइड में तो उसको हम साइड लाइन पोजिशन जो है वो दे देते हैं। ये पोजीशन बेसिकली जो है वो किसमें जाती है, स्ट्रोक के कंडीशन में, इंप्रूव सर्कुलेशन में एंड एस्पिरेशन में। फीडिंग के बाद एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो है वो ये पोजीशन दी जाती है। और दोस्तों जो बच्चे होते हैं जैसे नियोनेट बच्चे हैं, उनमें भी हम फीडिंग करवाने के बाद जो है वो लेटरल पोजीशन दी जाती है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो बहुत बार था, प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग फीडिंग, फीडिंग से जो है वो प्रिवेंट करने के लिए हम कौन सी पोजीशन देते हैं, या फीडिंग के बाद हमें कौन सी पोजीशन मेंटेन करनी है, तो दोस्तों लेटरल पोजीशन मेंटेन करनी है। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया। क्लियर है। देन उसके बाद आता है हमारे पास में प्रोवाइड कंफर्ट पेशेंट विद बैक पेन, ऑफ कोर्स। अब इसमें कंसिडरेशन क्या होता है, पेशेंट विद हेड नेक स्पाइन शुड बी अलाइंड, अवॉइड मस्कुलोस्केलेटल स्ट्रेन। और प्रेशर सोर्स की बात करें या प्रेशर अल्सर की बात करें तो यहाँ प्रेशर अल्सर कहां हो सकते हैं, लोअर हिप में हो सकता है, शोल्डर्स इफ प्रॉपर्ली नॉट सपोर्टेड, अगर शोल्डर्स पे सपोर्ट नहीं किया गया तो वहां पे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में टिंडलबर्ग पोजीशन। टिंडलबर्ग आपको पता ही है, टिंडलबर्ग होता है जिसमें पैर ऊपर आ जाते हैं और सर जो है वो नीचे आ जाता है। और ये बेसिकली जो है वो किसमें दी जाती है दोस्तों, शॉक की कंडीशन में। शॉक भी कौन सा, हाइपोवोलेमिक शॉक। एग्जाम में ध्यान रखना, सबसे ज्यादा जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगर ब्लड सप्लाई को जो है वो डिक्रीज होते हैं तो ब्रेन में ब्लड सप्लाई इंप्रूव करने के लिए ये पोजीशन दी जाती है। जैसे ये इस तरीके से दिख रहा है, ये हो गया टिंडलबर्ग पोजीशन। देखो पोजीशन की बात कर लेते हैं, डिस्क्रिप्शन। द पेशेंट पोजीशन दियर बैक विथ हेड लोअर देन द फिट, यानी कि जो हमारे पास में हेड वाला एरिया है वो लोअर साइड में रहता है देन टू फिट, यानी कि पैरों से जो है वो कंपेयर करेंगे तो हेड वाला एरिया जो है वो लोअर साइड में रहता है। ये हो गया हमारे पास में टिंडलबर्ग पोजीशन। तो इमेज बेस पूछे या आपको ऐसे पूछे, आपको यहां पे करवाना। यूज इन सम इमरजेंसी सिचुएशन सच एज इन केस ऑफ शॉक एंड हाइपोटेंशन, मैंने कहा था ना, अंडरलाइन कर लीजिए, शॉक एंड हाइपोटेंशन कंडीशन में जो है वो ये पोजीशन दी जाती है। और ये एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा भी गया है। अगर आपको कोई क्लाइंट ऐसा लगे कि हाइपोवोलेमिक शॉक में आ रहा है तो उसके पैर ऊपर कर दो, वो बिल्कुल जो है वो ठीक हो जाएगा। ये क्या करता है, इट कैन इंप्रूव वीनस रिटर्न एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू द वाइटल ऑर्गन। ब्रेन को, हार्ट को, लंग्स को, ये वाइटल ऑर्गन है, उनमें अच्छे तरीके से जो है वो ब्लड सप्लाई पहुंच जाती है। कंसंट्रेशन की बात करें तो ये इसका एक ही है कि ये इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर और इंक्रीज एब्डोमिनल प्रेशर करवाता है। और जो पेशेंट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल के थे उसमें कभी भी ये पोजीशन नहीं दी जाती है। ये भी एग्जाम में जो है वो काफी बार पूछा गया था। जो क्लाइंट इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर से सफर करें उनमें ये पोजीशन नहीं दी जाती है। नेक्स्ट आ जाता है रिवर्स टिंडलबर्ग पोजीशन। ऑफ कोर्स जस्ट उल्टा, टिंडलबर्ग में तो क्या था, हेड नीचे था
और पैर जो है वो ऊपर थे। रिवर्स टिंडलबर्ग में क्या हो जाता है, हेड ऊपर आ जाएगा और पैर जो है वो नीचे की साइड में आ जाएगा। अब ये किस में दी जाती है, ये दी जाती है बेसिकली अगर किसी पर्सन को या किसी को आईसीपी ज्यादा बढ़ा हुआ है तो उसमें दी जाती है, सिंपल, उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। क्लियर है? तो ये देखो डिस्क्रिप्शन, पहले इमेज देख लो, ये होगी रिवर्स टिंडलबर्ग, नाम से पता चला रिवर्स टिंडलबर्ग जस्ट उससे उल्टा हो जाएगा, सिर जो है वो ऊपर है, पैर जो है वो नीचे। द पेशेंट लाइज इन दियर बैक, बैक साइड में जो है होता है हेड राइज्ड एंड लेग जो है वो लोड होते हैं, हेड जो है ऊपर की साइड में होता है और फिट जो है वो लोअर साइड में होता है। ये जो है वो किस में दी जाती है, यूज इन पेशेंट विथ कंडीशन लाइक हेड ट्रोमा, आई सर्जरी और रिड्यूसिंग इंट्राक्रेनियल प्रेशर। मैंने बार बार बताया था, ये एग्जाम में काफी बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था। तो एब्डोमिनल इंट्रा इंक्रीज, आईसीपी अगर इंक्रीज है तो हम उसमें रिवर्स टिंडलबर्ग पोजीशन जो है वो देंगे। ये क्या करता है, वीनस रिटर्न को वापस से जो है वो फिल करता है, लोअर साइड में जो है ब्लड भेजता है। क्लियर है? अच्छा, ये किस में जो है वो देते हैं, डिफिकल्ट किस में होता है, डिफिकल्ट विद रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी इश्यू इफ मेंटेन प्रोलॉन्ग पीरियड। अगर कोई क्लाइंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम से सफर कर रहा है या जो है वो सर्कुलेटरी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम सफर कर रहा है तो ये पोजीशन ज्यादा देर मेंटेन नहीं कर सकते। नेक्स्ट आ जाता है नी चेस्ट पोजीशन, नाम से पता चला नी चेस्ट पोजीशन में क्या होता है दोस्तों, घुटने नीचे होते हैं और हमारा जो है वो चेस्ट नीचे होता है, यानी कि ये वाला एरिया भी नीचे है और घुटने वाला एरिया भी है, उसको बोलते हैं नी चेस्ट। ये देखो, ये हमारे पास में चेस्ट है और ये हमारे पास में जो है वो नी है। नी और चेस्ट ब्लेड जो हमारे पास में बेड सरफेस है उसके ऊपर रखा जाता है और जो हमारे पास में बैक वाला एरिया है उसको ऊपर रखते हैं। ये बेसिकली किस में देते हैं, कोलोनोस्कोपी प्रोसीजर में जो है वो बेसिकली दिया जाता है, या पेरिनल प्रोसीजर जो होते हैं उसमें दिया जाता है। देखो डिस्क्रिप्शन, द पेशेंट नी विथ चेस्ट राइजिंग, बेड आर्म फोल्डेड बाय द बेड और पिलो, या तो पिलो लगा देते हैं या आर्म को फोल्डेड कर देते हैं, चेस्ट और नी जो है वो बेड के ऊपर रखते हैं। नाम से पता रहा नी चेस्ट पोजीशन। ठीक है, अगर आपको अच्छे तरीके से नाम याद रह जाएगा तो आप पोजीशन जो है वो दे सकते हो। इट इज यूज फॉर गायनोलॉजिकल रेक्टल पेरिनियल प्रोसीजर्स, ठीक है, उसमें किया जाता है जो कि मैंने आपको बताया था। एंड सम डायग्नोस्टिक प्रोसीजर सच एज लंबर पंचर, लंबर पंचर में आजकल ये जो है वो अवॉइड की जाती है, तो इसको तो आप जो है वो अवॉइड कर दे। लंबर पंचर में आज ये जो चीजें नहीं की जा सकती है। हाँ, पेरिनल प्रोसीजर जो होते हैं उसमें ये जो चीजें जो है वो, या रेक्टल प्रोसीजर होते हैं उसमें ये चीज की जाती है। ये जो है बड़ी अनकंफर्टेबल पोजीशन होती है, ये ध्यान रखना, इसलिए बहुत कम जो है वो दी जाती है। इट के अनकंफर्टेबल फॉर एक्सटेंड पीरियड एंड मे इंक्रीज प्रेशर ऑन नी एंड चेस्ट, यानी कि ये पोजीशन जो है वो अनकंफर्टेबल होती है फॉर एक्सटेंड पीरियड, यानी कि लंबे समय तक इस पोजीशन को जो है मेंटेन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास में दोस्तों लिथोटोमी पोजीशन, जैसा कि नाम से पता है। लिथोटोमी क्या होता है, गायनोलॉजिकल या डिलीवरी वाली जो है वो उसमें दी जाती है। उसमें पेशेंट सीधा लेटा आता है लेकिन उसके जो दोनों टांग है वो फैला दिए जाते हैं और हैंग कर दिए जाते हैं, वो होती है हमारे पास में लिथोटोमी पोजीशन। ठीक है, द पेशेंट लाइज ऑन दियर बैक विथ दियर हिप एंड नी फ्लेक्स्ड फिट ऑन स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स पे या ऐसे लगाने के आते हैं, वहां पे जो है वो पैरों को रख दिया जाता है। ये होता है लिथोटोमी पोजीशन। ये कब करते हैं, जब गायनोलॉजिकल एग्जामिनेशन है या फिर पेल्विक सर्जरी है और स्पेशली चाइल्ड बर्थ, जब डिलीवरी के टाइम पे जो है वो लिथोटोमी पोजीशन दी जाती है। ये भी एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा गया है कि डिलीवरी टाइम पे या चाइल्ड बर्थ के टाइम पे जो है वो कौन सी पोजीशन दी जाती है। ठीक है, ये दी जाती है हमारे पास में लिथोटोमी पोजीशन। अब इसका भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है। प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ दिस पोजीशन केज नर्व कंप्रेशन एंड सर्कुलेटरी प्रॉब्लम स्पेशली ऑन द लेग्स। ठीक है, क्योंकि आपने पैर ऊपर रख दिए, ठीक है, तो उसकी वजह से या तो नर्व कंप्रेस हो सकती है या फिर सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो आ जाती है, क्योंकि ब्लड सप्लाई जो है वो नहीं दे पाती है। उसके बाद आता है दोस्तों सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन आपको बताइए वही प्रोन पोजीशन की तरह है, लेकिन इसमें क्या करते हैं, एक पैर को जो है वो आगे की तरफ जो है वो मोड़ दिया जाता है, उसको बोलते हैं सिम्स पोजीशन। स्पेशली जो है वो एनीमा में दी जाती है और ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। सिम्स पोजीशन किस में दी जाती है, एनीमा में, एनीमा में रख लो। इसमें क्या करते हैं दोस्तों, प्रोन पोजीशन की तरह ही है। ठीक है, ये देखो प्रोन पोजीशन की तरह ही है हमारे पास में, लेकिन इसमें एक पैर जो है वो मोड़ दिया जाता है। अच्छा, एक पैर कोई सा भी मोड़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लेफ्ट मुड़ा हो तो आप लेफ्ट ही करोगे, राइट वाला भी, जस्ट राइट वाला पैर मोड़ के रख सकते हो, यानी कि प्रोन पोजीशन है लेकिन एक पैर जो है वो मोड़ के रखते हैं, इसको हम बोलते हैं सिम्स पोजीशन। और ये बेसिकली जो है वो दी जाती है किसमें, एनीमा की कंडीशन में। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था। डिस्क्रिप्शन ले लेते हैं। द पेशेंट लाइज ऑन दियर लेफ्ट हैंड विद द राइट लेग बेंट ऑन हिप एंड नी वाइल लेफ्ट लेग इज स्ट्रेट, यानी कि एक लेग जो है वो स्ट्रेट होती है और एक जो है हमारे पास में फोल्ड होती है, उसको बोलते हैं सिम्स पोजीशन। और बेसिकली जो है वो लेफ्ट लेग को जो है वो स्ट्रेट रखा जाता है। उसका रीजन मैं बताता हूं दोस्तों, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट रखने का है कि रेक्टम जो है वो सही तरीके से पोजीशन में आ जाती है। ठीक है,
क्योंकि रेक्टम जो है वो हमारे पास में लेफ्ट साइड से होके गुजरती है। भाई ये कोई पर्सन है, ये आदमी है और ये इसका जो है वो एब्डोमेन हम ले लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास में जो है वो इंटेस्टाइन है, ये हमारे पास में असेंडिंग, फिर देन उसके बाद में जो है वो ट्रांसफर और ये डिसेंडिंग, और ये हमारे पास में जो है वो रेक्टम आ जाती है। तो रेक्टम किस साइड में है? लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट वाले को जो है वो सीधा रखा जाता है, देन राइट वाले को जो है फोल्ड किया जाता है, इसमें किया जाता है। ये हो जाएगा हमारे पास में सिम्स पोजीशन। ये किस में जाते हैं? रेक्टल एग्जामिनेशन में या फिर एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन में। तो इसको अच्छे तरीके से रट लो, एनिमा एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है। ये एग्जाम में काफी बार जो है वो पूछा जाता है। ये जो है वो किस तरीके से हेल्प करती है? रिलीव प्रेशर फ्रॉम द बैक, प्रमोट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ लंग्स। लंग्स जो पोस्चरल ड्रेनेज मैंने आपको जो है वो पढ़ाया था, खासतौर से इंटरकोस्टल ड्रेनेज सिस्टम में पोस्चरल ड्रेनेज पढ़ाया था, उसमें भी ये पोजीशन जो है वो दी जाती है। ये शॉर्ट टर्म प्रोसीजर के लिए जाती है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल फॉर शॉर्ट टर्म प्रोसीजर बट नॉट फॉर लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए चीज नहीं दी जाती है। तो ये हमारे पास में जो है वो बेसिक जो है वो पोजीशन आ गई। कुछ इंपॉर्टेंट अगर पोजीशन रह गई है तो मैं यहाँ पे जो है वो आपको शो कर देता हूँ। लिथोटोमी पोजीशन ऑलरेडी जो है वो हो चुकी है, तो इसको नहीं पढ़ना है। देन प्रोन पोजीशन या रॉबिन्सन प्रोन पोजीशन, इसमें क्या करते हैं दोस्तों? रॉबिन्सन या इलेक्ट पोजीशन में क्या करते हैं दोस्तों? इसमें हम करते हैं हमारे पास में या तो एब्डोमेन पे जो है वो हम पिलो लगाते हैं। अच्छा, ये थर्ड नंबर है, ये है रोज पोजीशन। कौन सी है दोस्तों? रोज पोजीशन, याद रख लेना, ठीक है। रोज पोजीशन जो है वो ट्रेकेस्टोमी करते हैं तब जो है वो पोजीशन दी जाती है, तो अच्छे तरीके से याद रख लो। रोज पोजीशन जो वहां पे मैंने नहीं करवाई उसको मैं जो है वो करवा देता हूं। देन ये एनाटोमिकल पोजीशन, याद रखने वाली चीज है, ये तो बहुत बार पढ़ते होंगे, मुझे नहीं लगता इसको तो पढ़ाने की जरूरत है। ऐसी स्ट्रक्चर आपको हर जगह देखने को मिलेगी। ये एनाटोमिकल पोजीशन है। नोबल्स पोजीशन, नोबल पोजीशन में ऐसे तरीके से करके जो है वो फोल्ड आगे की तरफ रखा जाता है। वोमिटिंग के टाइम पे या नोज ब्लीडिंग के टाइम पे जो है वो चीज की जाती है। ये हो गया हमारे पास में दोस्तों नोबल्स पोजीशन। बाकी आपको जो है वो नी चेस्ट पोजीशन, देन टिंडलबर्ग पोजीशन, सिम्स पोजीशन। अच्छा, टॉन्सिल टॉमी पोजीशन जो है वो दी जाती है, बेसिकली टॉन्सिल की सर्जरी की जाती है तब। इसमें हम क्या करते हैं? थोड़ा सा तिरछा करके एक साइड में जो है वो हैंड को ऊपर कर दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं टॉन्सिलोटोमी पोजीशन। क्लियर है? दो पोजीशन और पूछ जाती है। ये पोजीशन आपको नेक्स्ट एग्जाम में देखने को मिलेगी, स्क्वेटिंग पोजीशन, ठीक है। स्क्वेटिंग पोजीशन जो है वो ये हो जाती है, और मैं आपको जो है वो डेफिनेटली कर रहा हूं, नेक्स्ट एग्जाम में आपको ये पोजीशन जो है वो देखने को मिलेगी। बाकी आपने सुपाइन पढ़ ली, प्रोन पढ़ ली, डोर्सल रिकमेंडेड पढ़ ली। अच्छा, डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन रह गई, काफी इंपॉर्टेंट। डोर्सल रिकमेंडेड पोजीशन में होता है दोस्तों, लिथोटोमी पोजीशन में तो क्या होता है कि पैर खड़े और हवा में स्ट्रिप के द्वारा या हैंडल पे जो है वो टांगे हुए रहते हैं। लेकिन डोर्सल रिकमेंडेड में क्या होता है? नी फोल्ड होते हैं लेकिन बेड पे टच होते हैं, इतना सा जो है ध्यान रखना। सुपाइन पोजीशन में सीधा है। डोर्सल रिकमेंडेड में क्या कहते हैं कि ये फोल्ड करके पैर जो है वापस से बेड पे टच होते हैं। लिथोटोमी में क्या होता है कि ये बेड से ऊपर होते हैं। ये देखो दोनों पोजीशन यही सामने आ गई, ये लिथोटोमी, ये डोर्सल रिकमेंड। डोर्सल रिकमेंड में जो है वो हमारे पैर जो है वापस बेड पे टच होते हैं। लिथोटोमी में जो है ऊपर की साइड में या तो स्ट्रिप या स्टैंड के द्वारा जो है वो देते हैं। ये हो गया हमारे पास में स्टैंडिंग, स्टैंडिंग जो है वो कह सकते हैं। देन ये हो गया हमारे पास में सिटिंग पोजीशन, ये नाम से। स्क्वेटिंग पोजीशन को याद रखना, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है आपसे पूछा जाए। तो दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास जो है वो खत्म होती है। आई होप काफी इजी क्लास थी, लेकिन एग्जाम में जो है वो किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो मैंने आपको बताया। दोस्तों टीचर जो है वो कोई अलग चीज नहीं बताता है, या हमने 20-20, 25-25 एग्जाम जो क्लियर किए हैं उससे हमें एक पाथवे होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आते हैं। जैसे मैंने पोजीशन बताई, 10 लाइनें होती है, उसमें मैंने आपको 2 लाइन पे अंडरलाइन कर दिया और बता दिया कि इसमें से ही एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो टीचर एक बेस्ट पाथवे प्रोवाइड करवाते थे कि इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स ऑल। और इसके अलावा कोई बहुत बड़ी चीज नहीं होती है। तो कोचिंग लेने का या जो टीचर से पढ़ते हैं, आजकल मैटर तो सब जगह है, आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। जहां आप गूगल खोलोगे, एआई खोलोगे, सब जगह चीजें मिल जाएगी। लेकिन आपको एक समझाने का तरीका और क्या इंपॉर्टेंट है वो टीचर बताता है, वही मैंने आपको जो हो बताने का काम किया है। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। कैसे लगी उसका कमेंट बॉक्स में जो है वो बताइएगा। कोई और चीज पढ़ना है वो भी बताइएगा। आपके कमेंट जो है वो हमारे लिए मोटिवेशनल है। ऐसे ही जो है वो नई क्लास के साथ मिलते हैं कल। ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। थैंक यू सो मच।